हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आरकेएस ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई रुपेश कुमार सिंह, और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल चैनल आरकेएस ट्यूटोरियल। अपने आज के वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 10 साइंस बाय लक्ष्मीर सिंह एंड मंजीत कौर केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पेज नंबर 221 टू 222 पर दिए गए सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपको आंसर्स भी मिलेंगे और उनके बेस्ड एक्सप्लेनेशंस भी। तो बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस के बेस्ट आंसर्स फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ, और साथ ही आपको मिलेंगे सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के भी आंसर्स मेरे आगे अपलोड होने वाले वीडियोज़ में। तो लाइक बटन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो लेसन पर। तो बच्चों, अपने आज के वीडियो लेसन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 22 ए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। And the answer is the atomic number of carbon is 6. Its electronic configuration is 2 4. बच्चों, आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 है, यानी इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड ऑर्बिट जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन, What type of chemical bonds are formed by carbon and why? बच्चों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन किस तरह के केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करता है और क्यों। आंसर देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कार्बन बिकॉज इट कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, अपने प्रीवियस आंसर में हम लोगों ने देखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ना तो ये लूज कर सकता है और ना ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब आपको 4 से कम इलेक्ट्रॉन लूज करने हो या 4 से कम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन करने हो। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ना तो ये इन्हें लूज कर सकता है और ना गेन कर सकता है। इस तरह से ये जो अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा नियॉन की तरह, है ना। इसका जो नज़दीकी इनर्ट एलिमेंट है वो नियॉन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 होता है बच्चों, है ना। यहाँ 2 4 है और वहाँ पे वो 2 8 होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इसको ऑब्टेन करना है, जिसके लिए इसे 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो ये ओनली एंड ओनली पॉसिबल है पेयरिंग के द्वारा, है ना। ये सिर्फ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकता है, मतलब एक दूसरे कार्बन एटम के साथ या कार्बन एटम को छोड़कर कोई अदर एटम्स भी हो सकते हैं, है ना, उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन का जो है वो शेयरिंग करे, और इसे ही हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कार्बन बिकॉज इट कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों बच्चों? कोई भी एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करता है ना, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकता है। तो यही कारण है कि कार्बन जो है वो किस तरह के केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, नेम द 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के नाम हमें बताने हैं बच्चों। तो इस चैप्टर से गुजरते हुए आप लोगों ने पढ़ा है द 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर
डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलेरीन। ओके, आपको इन तीनों ही एलोट्रॉप्स के नाम याद रखने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको कार्बन के इन तीनों एलोट्रॉप्स के नाम पूछे जा सकते हैं। वेरी इजी, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलेरीन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ ऑल द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जनरल नेम क्या होता है। तो हमें पता है कि हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से जो बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी आपको दिख रहा है तो ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, इन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23B, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसका जवाब आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही मिल चुका था, एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बिकॉज it can achieve the stable inert gas electron arrangement only by sharing of electrons. Okay, no problem. Next question, question number 24A, what is meant by catenation, name two elements which exhibit the property of catenation. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप कैटेनेशन से क्या समझते हैं और ऐसे दो एलिमेंट्स के नाम बताइए, है ना, दो एलिमेंट्स के नाम बताइए जो एग्जिबिट करता है, दिखाता है इस प्रॉपर्टी को। तो हम लोगों ने पढ़ा है कैटेनेशन क्या है बच्चों, यही कैटेनेशन है जिसके कारण कि कार्बन का सारे नॉन मेटल्स में अपना एक अलग जो है वो स्थान है। इसके कंपाउंड्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 मिलियन के लगभग। ये प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है बच्चों, आप लोग इस चैप्टर से गो थ्रू होते हुए, इस चैप्टर को स्टडी करते हुए आप लोगों ने सभी ने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कार्बन या तो खुद से या दूसरे एलिमेंट से भी जो है ना वो जुड़ सकता है और अपने ही साथ अपने कई सारे एलिमेंट्स के साथ, है ना, ये लंबे चेन्स जो है वो बना सकता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब खुद के एटम्स के साथ ही, खुद की तरह ही कार्बन दूसरे कार्बन एटम से जो है जुड़कर ये लंबे लंबे चेन्स बना सकता है और फिर इन चेन्स में अलग अलग एटम्स के ब्रांच बन सकते हैं, है ना। कार्बन की चेन और फिर उसमें जो ब्रांच हैं वो भी फिर कार्बन की चेन जुड़ सकती है। कहने का मतलब इस तरह से काफ़ी डाइवर्सिटी हो जाती है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स हो जाते हैं कार्बन के। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो कैटेनेशन है, जिसके कारण कि कार्बन जो है अपने साथ अपने ही तरह अपने ही दूसरे एटम से जुड़कर ये लंबे लंबे चेन्स बनाता है। कार्बन एंड सिलिकॉन आर टू सच एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। कार्बन और सिलिकॉन में, कार्बन के बाद सिलिकॉन जो है वो मेजरेबल अमाउंट्स में ये प्रॉपर्टी शो करता है। सिलिकॉन भी जो है वो इस तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन सिलिकॉन के कंपाउंड्स जो हैं वो स्टेबल नहीं होते, है ना, क्योंकि उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि कार्बन में। कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, क्योंकि कार्बन का जो एटम है बच्चों वो उसका जो रेडियस है, कार्बन के एटम का साइज़ बहुत छोटा है, जिसके कारण कि ये जो बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में ये काफ़ी स्ट्रांग होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो कैटेनेशन में बहुत सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये बॉन्ड का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए, जो उसे संभाल सके। ये चीज़ सिलिकॉन में होती तो है लेकिन ये बॉन्ड उतना मजबूत नहीं होता, इसलिए सिलिकॉन के जो कैटेनेशन के द्वारा जो कंपाउंड्स बनते हैं ये उतने स्टेबल नहीं होते। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। Write the names and structural formulae of all the possible isomers of hexane.
आप लोगों को आइजमर्स के बारे में ज़रूर पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफिनीसन भी जानी होगी आप लोगों ने। आइजमर्स के डिफिनीसन से जुड़े हुए क्वेश्चंस जब हमारे सामने आएंगे तो हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हमें नाम लिखना है और स्ट्रक्चरल फार्मूले लिखने हैं हेक्सेन के जो भी पॉसिबल आइजमर्स हो सकते हैं उनके। तो बच्चों आपको पता है कि जैसे ही मतलब चेन में, कार्बन के चेन में संख्या 4 तक पहुंचती है तो आइजमर्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, है ना, ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। तो हेक्सेन में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं चेन में, तो यहाँ तो ब्रांचिंग पॉसिबल ही है। तो इस तरह से इसमें कुल 5 आइजमर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हुज नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आर डिटेल्ड एज बिलो। ये पहला आइजमर है इसका, नॉर्मल हेक्सेन, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है बच्चों, है ना, और उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आपको तो पता है सबसे पहली बात कि अगर हेक्सेन है ये तो ये एल्केन है बच्चों, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे, है ना। तो ये सबसे पहला आइजोमर नॉर्मल हेक्सेन। उसके बाद दूसरा 2 मिथाइल पेंटेन, है ना, इसमें इस ब्रांच को जो है हम लोग यहाँ भी दूसरे कार्बन के साथ, इसके साथ भी जोड़ सकते थे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हमें करना है, बस रूल ये देखना है कि ब्रांचिंग को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। तो इसमें राइट साइड में अगर हम करेंगे तो ये 1 एंड दिस इज 2, है ना, ये 1 और ये दूसरा होगा। तो ये दूसरे नंबर पे, दूसरे कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप जो है वो लटका हुआ है, तो 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हुआ। और तीसरा 3 मिथाइल पेंटेन, जब ये तीसरे कार्बन एटम पे चले। देखिए बच्चों 1 मिथाइल कभी भी नहीं होता है, मतलब इसमें जब आप लोग इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 मिथाइल पेंटेन या 1 मिथाइल ब्यूटेन कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 1 पे देंगे तो फिर वो ब्रांच नहीं होगा बल्कि एक कंटिन्यूस चेन बनेगी। अगर यहाँ पे हम कुछ भी जोड़ते हैं तो ये कंटिन्यूस चेन बनती है, ये ब्रांच नहीं है, इसलिए 1 मिथाइल पेंटेन नहीं होता है, ठीक है। 2 मिथाइल पेंटेन, उसके बाद फिर ये 3 मिथाइल पेंटेन जब तीसरे कार्बन पे आएगा। फिर चौथा सिचुएशन जबकि 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो जाए, मतलब दूसरे पे, जैसे यहाँ भी हमने दूसरे पे दिया था एक मिथाइल ग्रुप को, हम दूसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप को दे दें, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे राइट साइड से जो है वो काउंटिंग की गई थी, मतलब चेन जो बना हुआ है वो राइट साइड से काउंट किया गया है। यहाँ पे ये जो ब्रांच है वो लेफ्ट साइड से दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये दोनों ही सेम स्थितियाँ हैं। यहाँ फ़र्क ये हो रहा है कि 2 मिथाइल ग्रुप्स जुड़ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, इसमें 1 एंड दिस इज 2, तो 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, मतलब इसी दूसरे कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 का मतलब डाई और मिथाइल ग्रुप है तो डाईमिथाइल, तो 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन जो है ये इसका IUPAC नेम हो गया। उसके बाद पांचवा जो है बच्चों 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। हम लोग शुरू से चले हैं नॉर्मल, फिर हमने दूसरे कार्बन एटम को लिया, फिर तीसरे कार्बन एटम को लिया, दूसरे पे हम लोगों ने 2 मिथाइल ग्रुप लगाया, और उसके बाद अब हम लोग करेंगे कि एक मिथाइल ग्रुप दूसरे को दे दें और दूसरा मिथाइल ग्रुप जो है वो तीसरे को दे दें, तो ये बन जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, है ना। एक दूसरे पे यहाँ लगा हुआ है और एक तीसरे पे यहाँ लगा हुआ है, तो ये हो गया 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। हमें चेन में काउंटिंग करने के समय में, चेन को चुनने के समय में ये ध्यान बस रखना है कि हम ब्रांच को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दें, तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने इस तरफ से काउंटिंग अगर की तो ये 2 पे हमको एक ब्रांच मिला और फिर 3 पे ब्रांच मिला, तो 2,3 जो है इसके नाम के आगे आया, और ये दोनों ही मिथाइल थे तो डाईमिथाइल ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हेक्सेन के आइजमर्स हैं वो टोटल 5 हैं। 5 के नेम्स भी आप लोगों ने जाने और स्ट्रक्चर भी जाना। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको जिस तरह से बताया है तो आप स्ट्रक्चर लिखना भी सीख गए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ए, व्हाट इज बकमिंस्टर फुलेरिन, हाउ इज इट रिलेटेड टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। बकमिंस्टर फुलेरिन क्या है बच्चों, और ये डायमंड और ग्रेफाइट से किस तरह जुड़ा हुआ है। तो बकमिंस्टर फुलेरिन आपको पता है कि ये एक एलोट्रॉप है कार्बन का, इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेनिंग
spherical molecules in the form of 60 कार्बन एटम्स joined together। बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में स्टडी करते हुए आपने जाना है कि कार्बन के तीनों ही एलोट्रॉप्स जो हैं ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन में, बकमिस्टर फ्लोरीन ही जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है ना। इसके एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स होते हैं। ऑन हीटिंग इट बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। अब चूंकि ये कार्बन का प्योर एलोट्रॉप है ना, 99.955% जो है वो ये कार्बन है, तो समझिए कि कार्बन को कार्बन के कंबसन पर, है ना, कार्बन के बर्निंग पर हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और कुछ भी नहीं बचता है। C+O2 इज CO2। तो ये शो करता है, दिस शोज दैट इट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये जो दूसरा क्वेश्चन था कि एक डायमंड और ग्रेफाइट से किस तरह जुड़ा हुआ है, यही उसका आंसर है बच्चों, कि ये हीट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता है। ये बताता है कि जिस तरह से डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के एलोट्रॉप है, उसी तरह से जो है बकमिस्टर फ्लोरीन भी जो है वो भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज डायमंड यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स लाइक ग्लास कटर्स बट ग्रेफाइट इज नॉट। डायमंड को कटिंग टूल्स में यूज किया जाता है बच्चों, आपने पढ़ा है इसे, इसके ग्लास की कटिंग होती है ना। इवन की बोरिंग में, माइनिंग में भी इसको यूज किया जाता है ना, क्योंकि ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है, सबसे हार्ड टफेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तो इसके अगर शार्प इंड्स जो हैं हम कहीं भी अगर लगाते हैं तो बहुत ही फाइन कटिंग आपको देगा। आपको पता है कि आई सर्जरी में भी जो है वो डायमंड टिप का यूज़ किया जाता है। तो कटिंग टूल्स में डायमंड यूज होता है, लेकिन ग्रेफाइट यूज नहीं होता बच्चों। इसके रीजंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एविडेंट है बच्चों, आपको पता है कि डायमंड इज यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स बट ग्रेफाइट इज नॉट, बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस वेयर ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट सब्सटेंस, है ना। तो हमें एक फाइन कटिंग के लिए जो है वो बहुत ही हार्ड मटेरियल चाहिए, जिसका कि हम लोग एकदम बारीक सा टुकड़ा लें और वो एक फाइन कटिंग दे। ग्रेफाइट जो होता है बच्चों वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है ना। तो वो डायमंड की तरह का आपको परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाएगा। हाँ, लेकिन उसके इसी फीचर के कारण जो है वो फिर दूसरी जगह यूज़ होता है। सबका अपना अपना यूज़ है बच्चों, है ना। तो वाई इज़ ग्रेफाइट यूज फॉर मेकिंग ड्राई सेल इलेक्ट्रोड्स बट डायमंड इज नॉट। अब देखिए कि डायमंड को कटिंग के लिए यूज़ तो किया जाता है, लेकिन डायमंड को इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि डायमंड जो है बच्चों आपको पता है बिल्कुल भी कंडक्टिंग नहीं होता, जबकि ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टिंग होता है। अब ऐसा क्यों होता है, डायमंड में जो है उसके चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं ग्रेफाइट कार्बन के, वो यूज्ड अप हो जाते हैं दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन ग्रेफाइट में सिर्फ 3 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं एक कार्बन से, तो कार्बन के 4 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बचा हुआ रहता है ना। एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए ग्रेफाइट को ड्राई सेल इलेक्ट्रोड्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डायमंड को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है ग्रेफाइट की तरह, ठीक है। तो ये रीज़न है कि ग्रेफाइट को यूज़ हम लोग करते हैं, लेकिन डायमंड को यूज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रोड के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन का जनरल फार्मूला हमें बताना है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर C और H रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम्स को इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड N रिप्रेजेंट्स देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स इन अ मॉलिक्यूल, है ना। C और H कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो बच्चों टाइप होना जो है वो छूट गया है। आप लोग इसको पढ़िए कि इफ़ C and H रिप्रेजेंट्स the carbon and hydrogen atoms respectively in an organic compound and N represents their respective numbers in a molecule, then the general formula of the given substances are as follows। तो अगर N जो है कार्बन एटम की संख्या बताता है किसी कंपाउंड में, और C और H कार्बन और हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यहाँ पे देयर को आप लोग लिखिएगा रिप्रेजेंट्स
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एन क्या है, कार्बन एटम्स की संख्या है जिसके बेसिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या जो है वो डिसाइड होती है ना। ये डिसाइडिंग फैक्टर है कार्बन, और उसके आधार पे जो है हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो आपका हाइड्रोकार्बन में जो सबसे पहला जो होमोलोग है, होमोलोगस सीरीज का एल्केन है सबसे पहला, और इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो CnH2n+2 होता है। इसके बाद दूसरा सीरीज शुरू होता है बच्चों एल्कीन का। एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, एल्कीन में जो होते हैं वो डबल बॉन्ड्स होते हैं, और एल्काइन में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n है ना, यानी जितने कार्बन एटम्स उनका एग्जैक्टली डबल होता है। एल्कीन में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एल्काइन में CnH2n-2। तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, इसमें क्लासीफाई करने के लिए बोल रहा था, क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो हमें बस जनरल फार्मूले पता होने चाहिए बच्चों। अगर फार्मूले पता है तो आप लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे C2H4 आप इन तीनों में से, है ना, आप लगाइए, ये तीनों ही फार्मूले लगाइए। C2H4 जो है वो किस पर आपको आता है, ये आप गेस कर सकते हैं देख के। Cn मतलब 2 कार्बन, है ना, कार्बन जब 2 है तो या तो ये हाइड्रोजन 2n+2 होना है, या 2n होना है, या 2n-2 होना है। तो 2 दूना 4 जो है बच्चों यहाँ पे एग्जैक्टली CnH2n मौजूद है, आपको CnH2n। तो ये क्या है, यह एक एल्कीन है। C3H4 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये CnH2n नहीं है, CnH2n+2 भी नहीं है, ये क्या है CnH2n-2, मतलब यह एक एल्काइन है। ठीक, इसी तरह से यह एक एल्कीन है, यह एक एल्केन है ना, ये जो है ये एक एल्काइन है, और यह एक फिर एल्केन है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको छांट लिया, सेपरेट कर लिया। और ये करने के बाद टेकिंग द जनरल फॉर्मूले ऑफ एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस द गिवन कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। हमें एल्केन्स यहाँ पे कौन कौन से मिले हैं, यहाँ पेंटेन मौजूद है और प्रोपेन मौजूद है। एल्कीन्स में यहाँ पे बच्चों इथीन और ब्यूटीन मौजूद है। एल्काइन में प्रोपाइन है और पेंटाइन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पहला क्वेश्चन बच्चों, फ्रेडरिक वोलर कन्वर्टेड एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। इसमें पहला गिव द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड। बच्चों आपको चैप्टर से गुजरते हुए आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि पहले जो है वो वाइटल थ्योरी जो है वर्जिलियस के द्वारा प्रपोज की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक बॉडीज़ जो हैं, है ना, लिविंग बॉडीज़ जो हैं वो उनके भीतर ही बनती हैं, है ना, बनते हैं, और उन्हें सिंथेटिकली जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, सिंथेसाइज नहीं किया जाता, लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता, है ना। लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने ये इसको रॉन्ग प्रूव किया, और उन्होंने जो पहला कंपाउंड बनाया लेबोरेटरी में, उसके विषय में आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो पहला कंपाउंड बना वो किससे बना था, और जो बना था कंपाउंड उसका क्या नाम था। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है उस कंपाउंड का नाम जिससे वो बनाया गया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था, लेकिन उससे हम लोगों ने एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। तो बच्चों पहला जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जिससे वोलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया वो क्या था, अमोनियम साइनेट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है NH4CnO। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग बिल्कुल इसे याद रखिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है ना। ये पहला कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, जिससे वोलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जिससे कि वोलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और उसका नाम था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, यूरिया। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CONH2 का होल 2, और अमोनियम साइनेट वो कंपाउंड था जिससे कि ये बनाया गया था, इसका फार्मूला था NH4CnO।
तो 27 के दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन एंड मेंशन द नेम ऑफ इट्स टू आइसोमर्स, नेम वन फ्यूल विच कंटेन्स बोथ दीज आइसोमर्स। आपको ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। ब्यूटेन एक एल्केन है बच्चों, बहुत इजी है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना, और इसके पहले दो आइसोमर्स के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। दो आइसोमर्स का नाम बताना है आपको, और एक फ्यूल का नाम बताना है जिसमें कि ये दोनों ही आइसोमर्स मौजूद होते हैं। तो ये बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन जो है वो CnH2n+2 करके आप इसका निकाल सकते हैं, C4H10। हालांकि मैं तो कहूँगा कि आपको ये बिल्कुल याद होने चाहिए। एंड इट्स टू आइसोमर्स आर नॉर्मल ब्यूटेन, जिसमें कि कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, और 2 मिथाइल प्रोपेन। मैंने आपको बताया कि जैसे ही कार्बन एटम्स की संख्या जो है वो चेन में 4 होती है, तो यहाँ से जो है वो ब्रांचिंग शुरू हो जाती है और आइसोमर्स जो है ना वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो पहला आइसोमर तो हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, बिल्कुल जो होता है नॉर्मल, है ना, कोई ब्रांचिंग नहीं। और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसमें कि दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जो है वो नीचे लटक जाएगा, और जो चेन बनेगी वो 3 कार्बन एटम की होगी, इसलिए उसको हम लोग प्रोपेन बोलेंगे। और दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल LPG कंटेन्स बोथ ऑफ दिस आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। और ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये बहुत ही कॉमन सब्सटेंसेस से जुड़ा है बच्चों, हमारे किचन से जुड़ा हुआ है। हम लोग जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज़ करते हैं अपने अपने किचन में, नॉर्मल ब्यूटेन और उसमें 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो आपको रहता है उसमें, ठीक है। ये दोनों ही आइसोमर्स उसमें मौजूद होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28A, गिव IUPAC नेम्स एंड फॉर्मूले ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स एंड अदर कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड। एक दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के विषय में आपसे पूछा गया बच्चों, जिसके कि IUPAC नेम और फॉर्मूले आपको बताना है। कंडीशन ये है कि पहले में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड जो है मौजूद होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच। तो सिंगल बॉन्ड वाला जो है बच्चों वो एल्केन से हम कोई ले लेते हैं, मीथेन को ले लेते हैं, है ना। मीथेन इज द IUPAC नेम एंड CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, वेयर अदर कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड में जब हमें जाना है तो हमें एल्काइन में जाना पड़ेगा। तो एल्काइन में जो पहला कंपाउंड है उसको ले लेते हैं इथाइन, तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों C2H4। ओके, इथाइन इसका IUPAC नेम है। आपसे कॉमन नेम भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो इथिलीन है, ये पता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन के विषय में पूछा जा रहा है आपसे। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है ना, जिसमें कि क्लोज्ड चेन होती है। तो ये 6 कार्बन एटम्स की चेन होती है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेट जो है वो एक पैटर्न जो है इसमें चलता है। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू हैज अ ब्रांच्ड चेन, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। तो बच्चों नॉर्मल ब्यूटेन जब भी होगा, नॉर्मल जब भी होगा किसी के भी IUPAC नेम में, तो मतलब वो नॉर्मल चेन है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ब्रांच कहाँ पे है बच्चों, ब्रांच्ड चेन कौन है, आइसोब्यूटेन में, ठीक है। आइसो और नियो, आपको पता है आइसो में जो है वो एक ब्रांचिंग होगी और नियो में फिर डबल ब्रांचिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, catenation is the ability of an atom to form bonds with other atom of the same element. It is exhibited by both carbon and silicon. Compare the ability of catenation of the two elements, give reasons. ये हम लोगों ने स्टार्ट में ही इसको समझा था, catenation के विषय में जब आपसे पूछा जा रहा था। चलिए फिर से इसे रिपीट करते हैं। catenation क्या है, एबिलिटी ऑफ कार्बन, यहाँ ए जो है बच्चों वो मिसप्रिंट है। द catenation ability of carbon and silicon are very much different, है ना। Where compounds made by silicon are reactive and less stable, bonds formed by carbon are very strong and hence organic compounds are more stable than silicon compounds. Thus carbon shows better catenation ability than silicon, ठीक है।
तो इस तरह से जो है ना कार्बन जो है वो बेहतर कैटेनेशन वाला प्रॉपर्टी जो है वो सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में शो करता है। अब इसके रीजंस क्या है बच्चों? कार्बन हैज़ मोर कैटेनेशन एबिलिटी देन सिलिकॉन और एनी अदर एलिमेंट। सिर्फ सिलिकॉन ही नहीं बल्कि कार्बन जो है वो सबसे जो है ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है सभी से, है ना। वो इसका रीज़न ये है कि इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो काफ़ी छोटा होता है, स्मॉलर साइज होता है, विच मेक्स द सी बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग वाइल द सिलिकॉन बॉन्ड्स आर कंपेरेटिवली वीकर ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, है ना। एंड देयरफॉर एसाइड सिलिकॉन जो है वो डजंट हैव इनफ बॉन्ड स्ट्रेंथ टू होल्ड टुगेदर लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो अगर ये लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, अब चूंकि यहाँ पे ये बॉन्ड ही कमज़ोर है और लंबे मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो ये चेन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो कि अगर आप लंबा चेन बना रहे हो जोड़ जोड़ के, तो अगर आपके पास ग्लू जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा ग्लू है ना, जैसे फेविक्विक के जैसा कोई ग्लू है आपके पास, तो आप जोड़ते चले जाइएगा तो थोड़ी आप लंबे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल ग्लू अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपको फिर इस तरह का आप नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो ग्लू उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे ही वेट बढ़ेगा तो वो स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो ग्लू काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तो यहाँ पे बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो कार्बन में तो है लेकिन सिलिकॉन में नहीं है, या किसी दूसरे एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं होती है। तो इसलिए कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन में जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो काफ़ी स्ट्रांग है दूसरे एटम्स के कंपैरिजन में, दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हाउ कैन डायमंड्स बी मेड आर्टिफिशियली? हाउ डू सिंथेटिक डायमंड्स डिफर फ्रॉम नेचुरल वंस? सिंथेटिक डायमंड्स कैसे बनाए जा सकते हैं और नेचुरल वन से ये कैसे डिफरेंट होते हैं? सिंथेटिक डायमंड्स आर मेड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पता है आपको, है ना। डायमंड्स आप ये जानते हैं कि कैसे बनते हैं, काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर जब होता है ना। और इसको बनने में, नेचुरली बनने में जो है करोड़ों लाखों साल लगे हुए हैं। लेकिन अगर इन्हें बनाना हो आर्टिफिशियली तो हमें उसी तरह से एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। और सिंथेटिक डायमंड्स डिफर करते हैं नेचुरल डायमंड से इन टर्म्स ऑफ देयर हार्डनेस एंड ब्राइटनेस। तो आपको पता है कि जो नेचुरल डायमंड्स होते हैं बच्चों, वो काफ़ी एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर पर लाखों साल एक सर्टेन कंडीशंस में जब दबे हुए रहते हैं कार्बन के अवशेष, है ना, तो फिर डायमंड्स जो है वो बनते हैं। लेकिन अगर अगर उन्हें सिंथेटिकली बनाया जाए, है ना, ये आज की ज़रूरत है। सिंथेटिक डायमंड्स बनाने के लिए हमें उसी तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। और सिंथेटिक डायमंड्स जो हैं वो नेचुरल डायमंड्स से अलग होते हैं बच्चों, क्योंकि इनमें हार्डनेस और ब्राइटनेस का फ़र्क होता है। ये उतने हार्ड तो नहीं होते लेकिन इन्हें ज़्यादा ब्राइट बनाया जा सकता है, क्योंकि इनका प्रॉपर जो कटिंग है ना वो हमारे हाथ में है। इनके जो स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे वो हम लोग अपने हाथों से डेवलप करते हैं। तो ये ब्राइट तो हो सकते हैं लेकिन ये उतने हार्ड नहीं होंगे, है ना, लेस हार्ड होंगे देन नेचुरल डायमंड्स, क्योंकि वो प्रेशर हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो नेचुरल इन लोगों को इनको मिलता है नेचुरल डायमंड्स फॉर्मेशन के लिए। आल्सो द सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल वेयर एज नेचुरल डायमंड्स आर बिग। तो अब ये स्मॉल होंगे क्योंकि इतना टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट करना और बड़े शेप को डेवलप कर पाना जो है वो मुश्किल है। तो जो सिंथेटिक डायमंड्स बनते हैं जनरली उनके साइजेस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कॉस्ट को देखते हुए और वो जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर उसको देखते हुए। डायमंड के सिमिलेंट्स हैं, है ना, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है बच्चों, लेकिन मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो कि आप लोग उसको आर्टिफिशियल डायमंड की तरह समझोगे सिंथेटिक, लेकिन वो है नहीं। ये सिमिलेंट हैं क्यूबिक जर्कोनिया, जो कि जर्कोनियम ऑक्साइड है बच्चों, जर्कोनियम डाइऑक्साइड, और माइजेनाइट जो कि सिलिकॉन कार्बाइड है। ये दोनों ही जो है डायमंड सिमिलेंट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। डायमंड की तरह का फील दे सकते हैं आपको, लेकिन ये आर्टिफिशियल डायमंड भी नहीं है बल्कि डायमंड सिमिलेंट्स हैं, डायमंड की तरह दिखते हैं। ये आर्टिफिशियल डायमंड भी हम इन्हें नहीं कहेंगे, है ना, ये डायमंड हैं ही नहीं, ये अलग ही कंपाउंड्स हैं।
जर्कोनिया यानी जर्कोनियम डाइऑक्साइड और मॉइजेनाइट यानी सिलिकॉन कार्बाइड। इसके बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, व्हाट काउजेज दिस डिफरेंसेस, है ना। डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस हमें करना है और ये डिफरेंसेस जो हैं इनका कारण हमें बताना है। तो दो डिफरेंस हम लोग सॉर्ट आउट यहाँ पे लिस्ट करते हैं। पहला जो है, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही एविडेंट सा ये है डिफरेंस है, आप लोग एकदम बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। डायमंड इज द मोस्ट हार्ड नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस वेयर ग्रेफाइट इज अ वेरी सॉफ्ट सब्सटेंस, ये भी जानते हैं। बड़ा शार्प कॉन्ट्रास्ट है ना, एकदम डिफरेंस है दोनों के बीच कि दोनों ही डायमंड के एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन एक जो है वो काफ़ी हार्ड है और बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और जबकि दूसरा जो है ठीक उल्टा बहुत ही सॉफ्ट है और अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। द डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देम। बच्चों, नेचर जो है वो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ही एटम जो है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जा रहा है और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी चेंजेज हो जाते हैं। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो क्यों है बच्चों? क्योंकि कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट है उनमें, है ना, मॉलिक्यूल में, वो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, इसी डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स के कारण जो डायमंड है वो काफ़ी हार्ड है और वहीं पे ग्रेफाइट मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31A, व्हाई डज द एलिमेंट ऑफ कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, है ना। कार्बन एलिमेंट जो है वो कार्बन कंपाउंड्स का लार्ज नंबर क्यों फॉर्म करता है? तो इसका आंसर है, द एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ इट्स टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एज गिवन बिलो। हम लोग पहले से भी जानते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन कैटेनेशन के विषय में हम लोगों ने अभी काफ़ी पढ़ा है पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वन कार्बन एटम कैन कंबाइन विथ मैनी अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड thus produces a large number of carbon compounds. This long chain of carbon compounds supports the other atoms to get attached to it in a number of ways due to which a large number of carbon compounds are obtained. ठीक है, तो ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि कार्बन एटम जो है वो अलाउ करते हैं दूसरे कार्बन एटम्स को अपने साथ जुड़ने के लिए, लंबे चेन्स, है ना, और साथ ही साथ कार्बन एटम्स को छोड़कर और भी एटम्स इसमें अलग अलग तरीके से चेन से जो है वो जुड़ सकते हैं। तो ये है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, ये सबसे मेन फीचर है इसका जो कि रिस्पॉन्सिबल है लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। और दूसरी बात ये भी है कि कार्बन में टेट्रा वैलेंसी होती है बच्चों, है ना, मतलब कार्बन के पास 4 खुले बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब इन 4 बॉन्ड से या तो 4 अलग अलग एटम जुड़ जाएं या 4 अलग अलग चेन्स जुड़ जाएं, है ना। अब ये खुले हैं तो चेन जो है वो सिंगल बॉन्ड लेकर इन चारों बॉन्ड्स के साथ जो है वो जुड़ सकती है। तो समझिए कि एक कार्बन एटम 4 चेन से जुड़ा, फिर उन चेन्स में फिर अलग अलग कितने कार्बन एटम्स जुड़ सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे कार्बन के एटम्स की संख्या को काफ़ी बढ़ा देता है ना। कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 ड्यू टू विच इट कैन कंबाइन विथ अ मैक्सिमम ऑफ 4 सेम और डिफरेंट एटम्स, या तो एटम या चेन भी, which can produce large number of carbon compounds. Okay, clear? Next question, write down the structures and name of 2 isomers of butane. ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स के स्ट्रक्चर और नेम बताने हैं। तो एक तो नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा जिसमें कि दूसरे कार्बन एटम पे हम लोग एक मिथाइल ग्रुप को लटकाएंगे। बाकी ये दोनों ही जो है बच्चों ये ब्यूटेन ही है, नंबरिंग करके आप देख सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है, बस हम ब्रांचिंग करते हैं, है ना। बाकी हाइड्रोजन एटम्स की संख्या में कोई चेंज आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32A, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वन मेंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन एंड चौथा साइक्लो एल्केन। तो पहला एल्केन का हम लोग एक ब्यूटेन दिखा रहे हैं, है ना, ब्यूटेन, आप स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एल्कीन का बताना था तो ब्यूटीन, है ना। ब्यूटीन में क्या होता है, ये एक एल्कीन है तो यहाँ जो एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स थे, अब एक
डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, बाकी सब कुछ वैसा ही है। उसके बाद ब्यूटाइन, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड शामिल होता है कार्बन कार्बन के बीच। और लास्ट में साइक्लो एल्केन का एग्जांपल बताना था हम लोगों को, है ना, क्लोज्ड एरोमेटिक चेन जो है हम लोगों को बताना है। तो इसमें साइक्लो एल्केन, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 साइक्लो एल्केन, तो हम लोग साइक्लोब्यूटेन का एग्जांपल दे रहे हैं, सॉरी ये साइक्लोब्यूटेन यहाँ पे आप लोग समझिए इसको। तो साइक्लोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम्स को हम लोगों को क्लोज्ड वे में जोड़ना था, तो हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड से इस तरह से जोड़ दिया। अब ये साइक्लो एल्केन ही है, एल्कीन या एल्काइन नहीं है, इसलिए हमें सिंगल बॉन्ड ही रखना है कार्बन कार्बन के बीच, और उसके बाद हाइड्रोजन को भी सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ना है। तो ऐसा करने के बाद हम लोग जितने हाइड्रोजन एटम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ जोड़ते हैं। तो ये आपको फार्मूला देगा 1 2 3 4, मतलब C4 2 2 4 2 6 2 8, है ना, तो C4H8। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्यूटीन हो जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर जो है बच्चों, इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देख के हम समझते हैं कि ये क्या है, एक साइक्लोब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव द कॉमन नेम ऑफ इथाइन एंड इथीन। तो बच्चों इथाइन जो है एल्काइन का सीरीज का कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, तो उसका कॉमन नेम हम लोग जानते हैं C2H2 का एसिटिलीन होता है। और इथीन का कॉमन नेम बच्चों इथिलीन होता है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 होता है। ओके, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है और याद किया है फॉर्मूला वगैरह तो आप लोग आराम से इसे लिख सकते हो। लेकिन ये इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो अगर आपने याद किया हुआ है तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर C, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का हमें मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों आप लोग पहले ही देख चुके हैं, C6H6 होता है। और स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल और सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेट पैटर्न होता है बच्चों। मतलब अगर यहाँ देख रहे हैं कि आप एक पेयर में अगर आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो नेक्स्ट में आप फिर सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, फिर डबल बॉन्ड देख रहे हैं, फिर सिंगल देख रहे हैं, फिर डबल बॉन्ड देख रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन के 2 1 3 और एक हाइड्रोजन से 4 पूरे हो गए, फिर यहाँ भी 2 1 3 और एक हाइड्रोजन से 4। तो ये कार्बन के 4 जो हैं वो बॉन्ड कंप्लीट हों, इसलिए इस ढंग का स्ट्रक्चर इसका होता है। हाइड्रोजन जो है वो उसका सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, तो ये कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, है ना, सभी 6 कार्बन एटम से वो 6 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से। और बीच में कार्बन जो है वो डबल और सिंगल बॉन्ड के द्वारा अल्टरनेट वे में जो है वो दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 आइसोमर्स रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। C5H12 से जो आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि ये है क्या। तो C5H12 ये एक एल्केन का फॉर्मूला है, CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, और ये एक पेंटेन है ना, पेंटेन कंपाउंड का फॉर्मूला है। पेंटेन के हमें 2 आइसोमर्स लिखने थे, तो पहला तो जो हो जाएगा बच्चों वो नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा, और दूसरा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग आइसोपेंटेन भी कह सकते हैं। ओके, नॉर्मल पेंटेन जिसमें कोई ब्रांच नहीं, और एक मिथाइल ग्रुप जो है दूसरे कार्बन एटम पे लटका, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। इसका एक कम हो जाता है जब ब्रांचिंग शुरू होती है, तो पहला अगर एक ब्रांच होगा तो एक कम हो जाएगा, 2 ब्रांच होंगे तो और एक कम हो जाएगा, है ना। पेंटेन जो था यहाँ पे आपको ब्यूटेन दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ये जो मिथाइल है एक कार्बन इसमें लगा हुआ है ना, तो ये चेंज नहीं हुआ है, ये अभी भी पेंटेन ही है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, हाउ इज दिस प्रॉपर्टी हेल्पफुल टू अस। कार्बन एटम के पास जो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है बच्चों आप जानते हैं, इट्स एबिलिटी टू कंबाइन इटसेल्फ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कार्बन एटम टू एटम जो अपने साथ कंबाइन करता है लंबे चेन बनाने का, जिसको कि हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं, है ना, वही सबसे उसका यूनिक प्रॉपर्टी है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल कॉम्बिनेशन दैट इज कैटिनेशन इज अ वेरी यूजफुल टू बिकॉज इट गिव
राइज टू एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, है ना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी के कारण कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों, है ना, लगभग 10 मिलियन कंपाउंड्स आज के डेट में। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई डायमंड इज हार्ड व्हाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, द बोथ आर मेड ऑफ कार्बन एटम्स। ये दोनों ही कार्बन के जो हैं वो एलोट्रॉप्स हैं, तो ऐसा क्यों है कि डायमंड हार्ड है और ग्रेफाइट सॉफ्ट है? तो बच्चों डायमंड जो होता है, डायमंड क्रिस्टल में एक जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स होता है ये, है ना। मॉलिक्यूल जैसा हो कुछ होता नहीं, फिक्स पैटर्न बस एक होता है, लंबा चौड़ा पैटर्न, ठीक है। तो एक जाइंट मॉलिक्यूल की तरह हम लोग इसको सोच सकते हैं। अब इसमें कार्बन एटम्स की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है, मतलब जितना बड़ा आपके हाथ में टुकड़ा होगा ये डायमंड का, तो क्रिस्टल का, तो समझिए कि उतना बड़ा क्रिस्टल उसमें जो है डायमंड का मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ मॉलिक्यूल जैसा कुछ होता नहीं, लेकिन उसी को हम लोग जायंट मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अ डायमंड क्रिस्टल इज अ जायंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स। ईच कार्बन एटम इन द डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन में प्रत्येक कार्बन एटम जो है इसमें डायमंड में वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से, और ये जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रन शेप बनाते हैं, है ना, जो बहुत ही स्टेबल होता है बच्चों, ठीक है। ये जो 4 सराउंडिंग एटम्स होते हैं कार्बन के, प्रत्येक कार्बन एटम जो है वो घिरा होता है 4 कार्बन एटम से, और ये जो सराउंडिंग एटम्स हैं 4, ये वर्टिसेज होते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के, है ना। तो रेगुलर टेट्राहेड्रल वे में जो है ये लगे हुए होते हैं, तो ये बहुत ही जो है वो स्टेबल और रिजिड, बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर बनाता है डायमंड के भीतर, जिसके कारण कि ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों इसके उलट होता है ना, बहुत ही डिफरेंट होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टल में वो लेयर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, है ना, जिसको हम लोग सीट भी कह सकते हैं, सीट ऑफ कार्बन एटम्स, एंड दीज लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वांडरवाल फोर्सेस। अब ये लेयर के बीच में लगता है वीक वांडरवाल फोर्स, है ना, ये लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसलता है और बहुत ही एक वीक फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसका जो सीट लाइक स्ट्रक्चर है, इसके कारण ग्रेफाइट इज अ कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस, है ना, डायमंड के मुकाबले में ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34A, गिविंग देयर स्ट्रक्चर्स स्टेट द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड इफ एनी इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इनका स्ट्रक्चर देते हुए इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला इथाइन था बच्चों, इथाइन का ये जो है वो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। एल्काइन जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम के बीच में, और सिंगल इसमें जो है बच्चों सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 1 है ना, कार्बन एटम के बीच में। दूसरा एथीन के बारे में पूछा जा रहा था, तो ये एथीन का जो है वो स्ट्रक्चर है बच्चों। उसके बाद सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, इसमें 4 हैं, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 है। देखिए मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन एटम उतने सिंगल बॉन्ड्स। दूसरा इथीन, है ना, ये इथीन का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, इसमें सिंगल बॉन्ड्स 4 होंगे। हाइड्रोजन एटम्स जितने होंगे बच्चों वो उतने ही आपको बताएंगे कि ये उतना जो है वो सिंगल बॉन्ड उसमें है, कम से कम उतने सिंगल बॉन्ड्स हैं अगर हाइड्रोजन को आप काउंट कर लेते हैं तो। इसके अलावा आप और भी सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो वो डिपेंड करता है कि कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है बच्चों वो कितना है, 1 है ना, 2 कार्बन के बीच में। तीसरा था बेंजीन, है ना, यहाँ गलती से इथेन का स्ट्रक्चर लिख दिया गया है, तो आप इथेन में जिस तरह से हम लोगों ने काउंट किया है और इन दोनों में काउंट किया है, तो आप बेंजीन में भी काउंट कर सकते हैं। बेंजीन में सिंगल बॉन्ड्स की संख्या जो होगी वो जैसे 6 हाइड्रोजन एटम है तो 6 जो है वो कम वहाँ हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड्स हो जाएंगे, और उसके बाद 6 में जो है वो 3 डबल बॉन्ड हैं और 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो 6 वहाँ हो गए और 3 और हो गए, तो कुल 9 जो है बच्चों वो सिंगल बॉन्ड्स हो जाएंगे और 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, है ना। क्लियर, आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। यहाँ बेंजीन की जगह गलती से इथेन का मैंने ले लिया है
कोई बात नहीं, आप खुद से लिख के देख सकते हो। मैंने बता भी दिया कि बेंजीन में जो है 6 हाइड्रोजन के कारण 6 सिंगल बॉन्ड उधर और 3 कार्बन एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, तो 6 3 9 सिंगल बॉन्ड हो गए और 3 जो बच गए कार्बन एटम्स जिसमें कि डबल बॉन्ड होता है, तो 3 डबल बॉन्ड्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर बी, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6 क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन के बीच में, तो कार्बन को 4 जो है वो पूरे हों इसकी वैलेंसी, इसके लिए 2 हाइड्रोजन एटम प्रत्येक कार्बन के साथ जुड़ते हैं। तो कार्बन कार्बन को लेते हुए कुल 6 सिंगल बॉन्ड्स हुए, है ना। और इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हो गए, 12। तो 12 सिंगल बॉन्ड्स और जुड़ जाएंगे, है ना। ये जो 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो उनके कारण 12 कोवेलेंट बॉन्ड्स आएंगे और 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स आएंगे इन कार्बन एटम्स के बीच में। तो कुल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, 18 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35A, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में हमें 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताना है। तो ये 2 डिफरेंसेस थे जो आप लोगों ने यहाँ पे देखे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट बट डायमंड कैन नॉट। ग्रेफाइट को हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, डायमंड को यूज नहीं कर सकते, क्यों। तो ग्रेफाइट जो सॉफ्ट होता है बच्चों, यही उसकी यहाँ पे पावर है जिसके कारण कि उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे। तो सॉफ्टनेस के कारण पाउडर्ड जो ग्रेफाइट होता है वो लुब्रिकेंट के रूप में बहुत अच्छा काम करता है ना। नॉन स्टिकी लुब्रिकेंट ये आपको देगा, जिसका काफ़ी यूज़ है आज के समय में। और डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, तो खैर लुब्रिकेंट के रूप में इसको यूज़ करने की बात ही नहीं आती है ना। क्योंकि लुब्रिकेंट का जो मीनिंग है बच्चों, वैसा कुछ डायमंड में है ही नहीं, ये एक्सट्रीमली हार्ड है। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई डायमंड कैन बी यूज्ड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट बट ग्रेफाइट कैन नॉट। तो अब रॉक ड्रिलिंग, जहाँ हम लोग लुब्रिकेंट में ग्रेफाइट को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करने वाले मशीन्स में भी ये यूज हो जाएगा लुब्रिकेंट के तौर पे, तो वहाँ उसकी ये विशेषता थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर रॉक ड्रिलिंग की बात हो तो यहाँ पर ग्रेफाइट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ हमें डायमंड की प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, हार्डनेस चाहिए। तो डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो ये इसके कारण रॉक ड्रिलिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बट ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, इसलिए जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको जो है रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट में यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टेट वन यूज ऑफ डायमंड विच डिपेंड्स ऑन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस एंड वन यूज ऑफ ग्रेफाइट विच डिपेंड्स ऑन इट्स बीइंग ब्लैक एंड क्वाइट सॉफ्ट। डायमंड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, चमक होती है, और ग्रेफाइट में जो है वो ब्लैक और क्वाइट सॉफ्ट होता है। तो इसके आधार पे जो उसका यूज़ है ये बताना है हमें। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है डायमंड का, उसके लिए हम लोग इसको ज्वेलरी के रूप बनाने में यूज़ करते हैं। और ग्रेफाइट का जो ब्लैक एंड क्वाइट सॉफ्ट नेचर है, उसके कारण हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं, पेंसिल कोड में, है ना, पेंसिल के लिड्स बनाने के लिए। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पेज नंबर 221 से 22 पर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उसके सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने आज सॉल्व किया। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको हर आंसर के साथ दिया है, ये आपको ज़रूर वो हेल्प किया होगा। श्योर शॉर्ट आप इससे बेनिफिटेड हुए होंगे। आपको कहीं किसी कॉन्सेप्ट में अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज के वीडियो लेसन में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पेज नंबर 221 टू 222 पर दिए गए सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सॉल्व किए। मैंने सारे आंसर्स के साथ आपको जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन था, है ना, जो पॉसिबल था एक्सप्लेनेशन, वो मैंने आपको दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, मेरी एडवाइस है कि आप सॉल्यूशंस पे जाओ, इससे पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, समझने की कोशिश करो, है ना। उसके बाद जब आप सॉल्यूशंस पे आओगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है
आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है सॉल्यूशंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए और अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस यहाँ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले किसी भी वीडियो लेसन का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और अपने सारे फ्रेंड्स के बीच अपने इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ उसी तरह और बच्चों की भी हेल्प कर पाऊँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में। तब तक के लिए दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मेहनत कीजिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। लव यू ऑल, बाय।